कि फॉर एग्जांपल आप घर में बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा, और रूह अफ़ज़ा के अंदर बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर पहले से मौजूद है। अब कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी ये फीका है, तो वो अलग से उसमें शुगर ऐड करते हैं, ठीक है? अपनी क्रेविंग को फुलफिल करने के लिए। अब जो अलग से शुगर ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, उसमें ऑलरेडी भी मौजूद है, लेकिन अलग से भी ऐड कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है? एक्सटर्नल सोर्स से आप कोई भी चीज़ ऐड करेंगे किसी चीज़ की न्यूट्रिएंट लेवल को रेज़ करने के लिए, जो कि आपके हेल्थ बेनिफिट पे पूरा उतरे, उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट। एडिशन ऑफ एवरीथिंग इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट। Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. Let us start informative video. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I am Khadija Zubair, organizer of NCS, and we are warmly welcome to all of you in our webinar. It is non-profit organization, and here our guest speaker is dietitian Zainul Abidin. He is consultant nutrition at Family Hospital Gojra and dietitian at Khizar Nutrition Clinic, and also a CEO of Terrace Shopper. I welcome him to deliver us his knowledge about supplements. Kindly start. Okay, first of all, I would like to thank NCS for having me on this board. I would like to introduce myself. Myself, Zainul Abidin. I am working as a consultant nutritionist and dietitian at Family Hospital Gujarat, as well as I have my own clinic with the name of iKids Nutrition Clinic Gujarat. Beside this, I am running a nutraceutical company, supplements company with the name of Calories Chopper, which is Pakistan's first online distribution supplement company. सो इस टॉपिक को इसलिए चूज किया गया है कि आजकल न्यूट्रिशन की फील्ड में वेट लॉस, वेट गेन, पीसी, इन जो डोमेन हमारी इन चीज़ों से हट के है, जिस चीज़ में हमारा स्कोप है या जिस चीज़ में हमें स्कोप ढूंढना चाहिए, आई गेस इससे अच्छा टॉपिक और कोई नहीं हो सकता था, ठीक है? तो यही वजह थी कि मैंने आपके जो ऑर्गेनाइजर्स से उनसे रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली अगर आप टॉपिक रखिएगा तो यही टॉपिक रखिएगा। तो ये तो हो गया हमारा डिस्क्लेमर कि टॉपिक क्यों क्यों चूज किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी। आई गेस वी हैव 73 पार्टिसिपेंट राइट नाउ, सो एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, द एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। Note that the study of science which deal with the study of blah 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 in a simple words, 2 or 3 words. Any food which will eat its effect on our health. Okay, anybody else? Anybody else? We have 78 participants right now. That is necessary for our growth. Okay. Anybody else? Food provides us nutrients for healthy life. Okay. Thank you. Anybody else? Also provides energy for our work. Good. Anybody else? कोई 5-10 definitions मुझे बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हमने कितना डीपली इस सेशन को लेकर चलना है। Food that provide nutrients. Okay, The very process good. of taking in nutrients. Okay, nice. Anybody else? अच्छा, growth, development. जी कुछ कोई बोल रहा था Study of ये? nutrients that affect our body. ओके, Nutrition अगर is आपको जी, न्यूट्रिशन इज eating healthy and balanced diet. ओके। अच्छा, कोई भी आपको अगर मौका मिले न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करने का या कहीं आपसे पूछा जाए व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो आपका जो सबसे प्रिसाइज आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। Addition of anything is called supplement. ओके, आई गेस यू आर माय प्रीवियस स्टूडेंट, इज इट? Yes, sir. ओके, बस ये डेफिनेशन उन्हीं को पता है जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट है। एडिशन ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड सप्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप इसके मैं एग्जाम्पल अपने पुराने स्टूडेंट या हर बैच में या मुझे जहाँ भी कोई सेशन या कोई लेक्चर लेने का मौका मिलता है तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ
कि फॉर एग्जांपल आप घर में बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा, और रूह अफ़ज़ा के अंदर बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर पहले से मौजूद है। अब कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी ये फीका है, तो वो अलग से उसमें शुगर ऐड करते हैं, ठीक है? अपनी क्रेविंग को फुलफिल करने के लिए। अब जो अलग से शुगर ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, उसमें ऑलरेडी भी मौजूद है, लेकिन अलग से भी ऐड कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है? एक्सटर्नल सोर्स से आप कोई भी चीज़ ऐड करेंगे किसी चीज़ की न्यूट्रिएंट लेवल को रेज़ करने के लिए, जो कि आपके हेल्थ बेनिफिट पे पूरा उतरे, उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट। एडिशन ऑफ एवरीथिंग इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट। फिर जब फूड सप्लीमेंट की बात आएगी, फिर वहां पे आएगा कि हमने कौन सी चीज ऐड करनी है, कौन सा न्यूट्रिएंट ऐड करना है एक्सटर्नल सोर्स से, उसे हम कहेंगे फूड सप्लीमेंट। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। नहीं, फोर्टिफिकेशन बेसिकली और चीज होती है। फोर्टिफिकेशन बेसिकली ये होता है कि किसी चीज में आप एक्सटर्नल सोर्स से कोई चीज ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल आजकल वीट की फोर्टिफिकेशन हो रही है, उसमें जिंक ऐड कर रहे हैं। अगर आपकी साल्ट की बात करें तो आपने देखा होगा आयोडाइड साल्ट मौजूद है, उसमें आयोडीन की फोर्टिफिकेशन करते हैं। लेकिन जो सप्लीमेंट्स है ये एक्सटर्नल सोर्स से पिल्स की फॉर्म में, कैप्सूल्स की फॉर्म में, या सिरप की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, जो एक्सटर्नल सोर्स है, ये सोच के खाते हैं कि शायद हमें इनकी डेफिशिएंसी है, या ये वो चीजें हैं जो हमारी डाइट से पूरी नहीं हो रही, ठीक है? सप्लीमेंट इसे कहेंगे। और जो फोर्टिफिकेशन होगा कि आप उस न्यूट्रिएंट को उस फूड की फॉर्म में ही ऐड कर। अगर आप आटा कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें जिंक की फोर्टिफिकेशन हुई है, तो आपको जिंक अलग से नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको वो आटा ही नजर आएगा, लेकिन उसके अंदर जिंक होगा। Excuse me, sir. कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपका? Excuse me, sir. यस। Sir, supplement, you mean to say that anything of addition, ठीक है? मतलब anything you add in any of product, it is called a supplement. But sir, Yes. my question is like Yes. कोई भी अगर पेशेंट होता है जिसे हम supplement provide करते हैं अलग से, तो sir उनको क्या कंसिडर करेंगे? Like उनको आप खाने फूड की चीजों में सप्लीमेंट कह रहे हैं कोई कंसीडर भी करें। चीजें, बेसिकली दो चीजें, एक होती है न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है? जी न्यूट्रास्यूटिकल जी वो चीजें होती हैं जो न्यूट्रिएंट डेंस हो, लाइक टर्मेरिक, चिया सीड्स, ठीक है? जी जैसे हमारे पास लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ये सारी चीजें न्यूट्रास्यूटिकल हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ओके, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, यस ठीक है? सर, समझ आ यस रही है सर, बात की? इनमें कोई एक्टिव जी जी इंग्रेडिएंट है, ठीक है? ये है न्यूट्रास्यूटिकल। जी एक होता है फूड सप्लीमेंट। अगर फॉर एग्जांपल आपको जी, थ्रेट है कि आपके that is my question आप actually. यस, हैव यू क्लियर इट? Yes, yes, sure. Now it's clear. ओके, Alhamdulillah. थैंक यू Thank सो you, sir. मच। Thank you so much. So here is the content of our session, and it is what is supplement। बल्कि आप पढ़ लें, आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आपको पता होगा इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ना है। सप्लीमेंट, इसकी मिथ्स क्या है, इसकी नीड क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है डाइट प्लान के साथ, इनकी रिक्वायर्ड अलाउंस क्या है, एफिशिएंसी कैसे इसकी एवेलुएट करेंगे, अफोर्डेबिलिटी क्या है, रियल और फेक को कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ब्रांड ट्रेड नेमिंग की क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। Thank you so much. So, what are supplement? Supplement is a manufactured product intended to supplement the diet when taken by mouth as a pill, capsule, tablet or liquid. जैसे कि पहले कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी चीज जिसका हमें थ्रेट हो कि हम अपनी डाइट से उसको पूरा नहीं कर सकते, और हम एक्सटर्नल सोर्स से थ्रू माउथ पिल्स, कैप्सूल और टेबलेट या लिक्विड की फॉर्म में हम खाते हैं, उसे कहेंगे हम सप्लीमेंट, ठीक है? काइंडली जूम आउट कर दें। ओके। Second point is a supplement can provide nutrient either extracted from food source or synthetic individually or in combination in order to increase the quantity of their consumption। अब यहाँ वो बात कर रहा है कि हम इनकी कंजप्शन और इनकी एफिशिएंसी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक, जो हम डायरेक्ट किसी फूड सोर्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? जैसे कुछ विटामिन डी के कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो कि अफ्रीकन कैमल के मिल्क से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? अब लेकिन हमारा जो कंट्री है वो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो वो इतने महंगे सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल। लेकिन यहाँ पे हमारा कंट्री ऐसा है कि हमारा यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे सिंथेटिक सप्लीमेंट चलते हैं। सिंथेटिक सप्लीमेंट मतलब कोई आपका आर्टिफिशियल सोर्स लेते हैं, जैसे ग्रीन एलजी से आजकल कैल्शियम ड्राइव की जा रही है, ठीक है? ये ग्रीन एलजी आपको इजीली अवेलेबल होती है। अगर आप बात करें कि हमने विटामिन डी का कैप्सूल वही खाना है
जो कि कैमल मिल्क से ड्राइव्ड होगा, तो आप बताएं कि जितनी भी कंपनीज है वो तो इसी काम में रहेंगी कि कैमल का मिल्क इकट्ठा कर लें, हमारी जो प्रोडक्शन है वो पूरी नहीं हो रही क्योंकि पीछे से मिल्क प्रोडक्शन कम हो रही है। तो इसलिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सिंथेटिक सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है कोई, तो काइंडली आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके। तो अब इन चीजों की एफिशिएंसी को हम कैसे इन्हांस करते हैं? आपने देखा होगा कि आपका अगर इत्तेफाक होगा कोई सप्लीमेंट का पैक पकड़ने का, तो उसमें 2-3 चीजें इकट्ठी होती हैं। अगर आप मल्टीविटामिन ले लें, उसमें कैल्शियम होगा, विटामिन डी होगा, आयरन होगा, 3-4 चीजें इकट्ठी होती हैं। जिनमें 3-4 चीजें इकट्ठी होती हैं, उसको कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है इन 2 चीजों का। जैसे आपको पता है कि कैल्शियम के साथ विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। कैल्शियम तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होगा। विटामिन डी तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक कैल्शियम सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा। अब ये 2 चीजें आपके सप्लीमेंट की एफिशिएंसी तब होगी जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों चीजें हों। अगर आप कहें कि मैं सिर्फ कैल्शियम का सप्लीमेंट खा रहा हूँ, तो आप विटामिन डी नहीं खा रहे, तो आप कैल्शियम भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो उसने यहाँ पे बात की है कि कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी चीज आएगी वो आपकी सप्लीमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगी। ऑलराइट। काइंडली होस्ट मुझे रिस्पॉन्ड कर दे ताकि मुझे पता हो कि मैं आगे चल सकूं। जी सर, Thank you ठीक so है। much. Okay. The third point is the class of nutrient compound in supplement includes vitamin, minerals, fiber, fatty acid, and amino acid, and also many trace minerals which are not so important for body. अब ऐसे है कि उसने हमें यहाँ पे बताया है कि सप्लीमेंट्स किस किस कैटेगरी के हैं। विटामिन्स भी हो सकते हैं, विटामिन्स के सप्लीमेंट भी हो सकते हैं, मिनरल्स के सप्लीमेंट भी हो सकते हैं, फाइबर के सप्लीमेंट भी हो सकते हैं, फैटी एसिड के सप्लीमेंट भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड के सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। अब तो मार्केट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि मार्केट में इंडिविजुअली अमीनो एसिड के सप्लीमेंट भी अवेलेबल हैं। ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, इन सब के सेपरेट सेपरेट सप्लीमेंट भी मौजूद है क्योंकि इन पे इतनी रिसर्च और स्टडीज हो चुकी हैं कि इनका सेपरेट सेपरेट आपकी बॉडी पे फंक्शंस और इफेक्ट देखे गए हैं। तो आपके मार्केट में सारे सेपरेट भी अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स जिसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं ये सोचते हुए कि ये कौन सा हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपने ये बात जहन में रख ली है कि अगर हम ज्यादा देर के लिए ट्रेस मिनरल्स को निग्लेक्ट करेंगे अपनी डाइट में, तो हमें कोई सीवियर डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं ये एक बैकअप सपोर्ट देते हैं आपके विटामिन और मिनरल्स को। ठीक है। जिनकी हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Okay. Thank you so much. Next slide, please. So, what is myths about supplement? कि सप्लीमेंट के मुतल्लिक लोगों की क्या खराफात है, लोग क्या राय रखते हैं, असल में उसके पीछे हकीकत क्या है, मिथ्स क्या है? The first myth is only gym supplements like whey protein and fat burners are supplements. सप्लीमेंट्स बेसिकली हमारे ज़हन में सप्लीमेंट का नाम सुनते ही जिम में पड़े बड़े बड़े डब्बे ज़हन में आते हैं कि सिर्फ यही सप्लीमेंट है। लेकिन इन एक्चुअली उन सप्लीमेंट के अलावा भी सप्लीमेंट है जिन्हें आप सप्लीमेंट्स के बेसिकली टाइप्स हैं। यहाँ पे मैं टाइप डिस्कस करूंगा विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप इसकी है स्पेशलिटी सप्लीमेंट, थर्ड टाइप इसकी हर्बल एंड बोटेनिकल, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट सप्लीमेंट। जो जिम में मौजूद सप्लीमेंट होते हैं वो बेसिकली वेट मैनेजमेंट और स्पोर्ट न्यूट्रिएंट के सप्लीमेंट होते हैं कि आपने अगर वेट गेन करना है तो उसके लिए वे प्रोटीन है, अगर आपने फैट लॉस करना है तो वहाँ पे फैट बर्नर मौजूद है, अगर आपने एंडोरेंस इंक्रीज करनी है या अपने मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो वहाँ पे अमीनो एसिड के बड़े बड़े जार मौजूद हैं। तो यही वजह है कि लोगों ने सिर्फ उन डब्बों, अपनी सोच को उन डब्बों तक ही महदूद रखा है कि सिर्फ यही डब्बे हैं जो सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है। इन सप्लीमेंट्स के अलावा कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सल्फर, ये सारी चीजें इनकी सप्लीमेंटेशन मार्केट में मौजूद है और ये सारी वो चीजें हैं जो असेंशियल हैं।
ठीक है, जिनकी हमें जरूरत है। आगे बात करेंगे इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। द थर्ड मिथ इज सप्लीमेंट नेवर इंटरेक्ट विद ड्रग्स। लोगों का ये है कि सप्लीमेंट का सिर्फ फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी एक मिथ है। हर चीज का किसी ना किसी तरीके, किसी ना किसी चीज के साथ इंटरेक्शन है। कभी आपने ऐसा देखा कि कभी चाय के साथ लोगों ने सिट्रस कंज्यूम किया हो और उससे कुछ ना हुआ हो, या किसी ने फिश के बाद मिल्क पिया हो। आपने देखा होगा एक डिजीज है जिसे पुलबेरी कहते हैं। वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश कंज्यूम करने के बाद अगर आप मिल्क इनटेक करते हैं तो उसका इंटरेक्शन हो जाता है। उसके साइड इफेक्ट में आपको वो बीमारी हो जाती है जिसमें आपका डिफरेंट बॉडी के पार्ट से आपका स्किन टोन खराब हो जाती है, स्किन उड़ जाती है, स्किन टोन सॉरी। तो ये बात गलत है कि सप्लीमेंट का सिर्फ फायदा ही है। ठीक है, सप्लीमेंट्स के इंटरेक्शंस भी हैं, किसी न किसी चीज के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं। ठीक है, थर्ड मिथ ये थी। जो चौथी मिथ है, अकॉर्डिंग टू 50% ऑफ पीपल सप्लीमेंट ओनली काज डिसएडवांटेजेस। अच्छा, कुछ लोगों को जब सप्लीमेंट के बारे में बताया जाता है तो उनके जहन में यही आता है कि सप्लीमेंट, नो, दे आर वेरी डेंजरस टू आवर लाइफ और आवर बॉडी। उनके जहन में है कि सप्लीमेंट जिस्म को खराब करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कोटेशन कोट करूंगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कि आप कोई भी चीज, जितनी मर्जी फायदेमंद चीज हो आपके लिए, आप जब एक लिमिट से क्रॉस करेंगे, रिक्वायर्ड लिमिट से, तो वो आपके लिए डिसएडवांटेजेस ही पैदा करे। ऑलराइट, तो कुछ लोगों के जहन में ये है कि सप्लीमेंट का सिर्फ नुकसान ही होता है। ऐसा नहीं है, सप्लीमेंट के बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सिर्फ फायदा हो, नुकसान भी होता है, लेकिन अनटिल अनलेस आप उसे रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा यूज ना करें। क्लियर? Excuse me, sir. I have a question. यस यस प्लीज। Sir, it's commonly said that we shouldn't take the iron supplements with milk. So, is it myth यस, or true? Because it's commonly said that iron restricts, calcium restricts the provision of iron to our body. अच्छा, होता ये है कि जो कहा जाता है कि जो आयरन सप्लीमेंट है उसको हमेशा, अगर तो आपका जहाँ जो मैंने पीछे बात की है कम्बिनेशन की, ठीक है, अगर तो आपका आयरन के साथ विटामिन सी का कम्बिनेशन, ठीक है, बेसिकली जो कम्बिनेशन होता है उसमें आयरन बायग्लिसनाइड प्लस विटामिन सी प्लस समहाउ फॉलिक एसिड भी ऐड होता है, ये होता है कम्बिनेशन। अगर सिर्फ आप वो सप्लीमेंट कंज्यूम करेंगे जिसके अंदर सिर्फ आयरन है, ठीक है, इसमें आयरन बायग्लिसनाइड विटामिन सी भी नहीं है और उसमें आपका फॉलिक एसिड भी नहीं है, तो वो चीज आपके इंटरेक्ट करेगी, उसको मिल्क के साथ नहीं कंज्यूम करेंगे। क्योंकि विटामिन जो आयरन सप्लीमेंट की नेचर है, उसके लिए ये जरूरी है कि उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपके जो स्टमक का कहते हैं, स्टमक का जो पीएच है वो एसिडिक होनी चाहिए। जब आप मिल्क कंज्यूम करेंगे तो आपकी स्टमक की जो नेचर है, वो पीएच है, वो बेसिक होगी, ज्यादा हो जाएगी पीएच तो बेसिक हो जाएगा, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। लेकिन जब आप ऐसा सप्लीमेंट कंज्यूम करेंगे जिसमें आयरन के साथ विटामिन सी ऐड है, तो आप वो सप्लीमेंट जब भी खाएंगे, जाते ही सार ही आपके जो स्टमक का इन्वायरमेंट है वो एसिडिक हो जाएगा और आपका आयरन एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ आई मेरी बात की? सर मेरा एक Yes, क्वेश्चन sir. है। आप इस तरह करें कि आप बारी बारी क्वेश्चन बोले, फिर मुझसे से पूछने कि उनका क्वेश्चन क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ जिसने आयरन का ये क्वेश्चन किया था? Yes, sir. I got it. हाँ, सर मैं एक किसको दफा दोबारा दोबारा क्लियर कर समझा दूं? दीजिए। हाँ, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है कि आपके जो स्टमक का नेचर है वो एसिडिक होनी चाहिए। ठीक है, आपके स्टमक की पीएच कम होनी चाहिए। पीएच कम कब होती है? जब हम कोई विटामिन सी या सिट्रस या ऐसी चीज खाते हैं जिसकी पीएच कम होती है, यानी कि सिट्रस हो गया या कोई भी ऐसी चीज की पीएच कम होगी, जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे जो स्टमक का इन्वायरमेंट है वो एसिडिक हो जाएगा। और आयरन सप्लीमेंट की एब्जॉर्प्शन के लिए ये कंपलसरी है कि हमारे स्टमक की जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, अब विटामिन सी जब ऐड किया जाता है कॉम्बिनेशन के अंदर आयरन के साथ, तो उसका फायदा ये होता है कि वो जाते सार ही विटामिन सी एक्टिव होता है और आपके स्टमक का इन्वायरमेंट एसिडिक कर देता है और आपका आयरन एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब हम मिल्क कंज्यूम करते हैं तो मिल्क जाके हमारे स्टमक के इन्वायरमेंट को बेसिक कर देता है, और आयरन जब आप साथ लेंगे आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, आयरन एज इट इज आपकी बॉडी से पास आउट हो जाएगा या इंटरेक्ट कर जाएगा। गॉट इट?
Yes, sir. Yes, next question please. जैसे केमिस्ट्री पे जो टैबलेट होती है यानी कि वो दूध के साथ ले सकते हैं भी, उसको ऑब्जर्व होगी अपने अंदर मुझे पूरी में बेटा आपकी अलग अलग आवाज होके नहीं आ दोनों रही, में काइंडली हेल्प डिस्टॉर्शन हो रही है। सर जैसे भी केमिस्ट्री पे जो टैबलेट होती है आयरन की, जी उसको अपने दूध के साथ यूज कर सकते हैं। मैंने यही चीज क्लियर की है, आपने देखना कि कॉम्बिनेशन किस चीज का है। आप सिर्फ आयरन सप्लीमेंट को आयरन सप्लीमेंट की नजर से ना देखा करें, उसके पीछे कंपोजिशन पढ़ा करें कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। आई डोंट थिंक सो कि मार्केट में सिर्फ ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें सिर्फ आयरन बाइग्लिसराइड होगा, क्योंकि जो सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट वाले जितने भी सप्लीमेंट्स है वो मार्केट से ड्रैप ने उठा लिए हैं। ड्रैप स्टैंड फॉर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर सारी ड्रग्स और सप्लीमेंट रजिस्टर्ड होती हैं और उसके थ्रू सारी चीजें आपकी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जो आप बात कर रहे हैं आयरन सप्लीमेंट की, अगर तो उसके कॉम्बिनेशन में विटामिन सी है तो आप उसको खाने के बाद या दूध के, आप कोशिश किया करें, हमने जब भी कोई आपने ये ध्यान में रखना है कि वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल चीजें कौन सी हैं। जो फैट सोल्यूबल चीजें हैं वो आप कोशिश किया करें दूध के साथ कंज्यूम कर लिया करें। अब भी आपको आई गेस आपको पता होगा कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं और वाटर सोल्यूबल कौन से हैं। जो फैट सोल्यूबल है उनके साथ आप मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं, वाटर सोल्यूबल के साथ नहीं कर सकते। सिंपल सा ये क्वेश्चन, ये आंसर है आपका। ओके क्लियर? जी सर, थैंक यू। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये फोलिक एसिड जो है वो वाटर के साथ ले सकते हैं या फिर मिल्क के साथ, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स वाटर ऐसे के होते साथ। हैं। जी 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 बताएं, अक्सर पेशेंट कैसे होते हैं? सर, अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं इसे हम लोग वाटर के साथ लें या मिल्क के साथ लें। नहीं, इसका ऐसा कुछ नहीं है, आप फोलिक एसिड कंज्यूम कर सकते हैं वाटर के साथ ही। फोलिक एसिड कौन सा विटामिन बी है, कोई बता सकता है? सर विटामिन B9 B6. B6 कौन कह रहा है? B12. B9 B6 B12, कोई एक मुझे B12 अथेंटिक is बताए। the late. सर B12 तो B9 बी कुबाल में विटामिन होता है। B9 सर B9 है। यस B9 है फोलिक एसिड। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि हम जो है ना वो मिल्क के साथ आयरन का सप्लीमेंट नहीं ले सकते क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, ये बेसिक उसकी नेचर होती है। लेट्स सपोज कि अगर हम कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट एक साथ ले रहे हैं तो इनका क्या इंटरेक्शन होगा, उस वक्त जो है वो कौन सी चीज बॉडी को अवेलेबल होगी और कौन सी नहीं होगी और क्यों नहीं होगी। अच्छा ये बात का मैं आपको क्वेश्चन आंसर इस सेंस में दूंगा कि आप देखते हैं कि आप मल्टी विटामिन यूज करते हैं। अब मल्टी विटामिन की आपने कभी पीछे कंपोजिशन देखी हो, उसमें विटामिन ए B6 B1 B2 B3 B12 कैल्शियम विटामिन डी आयरन मैग्नीशियम जिंक, क्या डू यू रियली थिंक कि वो सारी चीजें आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही हैं? उसमें से सिर्फ एक या दो चीजें मेटाबोलाइज होकर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं, क्योंकि हर सप्लीमेंट की फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि आपका जो सप्लीमेंट है या आपका जो ड्रग है वो जब आप खाते हैं तो उसकी लिबरेशन कैसे होती है। लिबरेशन कहते हैं जब आप कोई भी सप्लीमेंट या ड्रग खाते हैं कि उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो जाके एक्टिव कब होता है, उसके बाद आता है उसकी एब्जॉर्प्शन, उसके बाद आती है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बात आती है एक्सक्रीशन पे। ठीक है, ये होती है फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है कि आपका सप्लीमेंट या ड्रग आपकी बॉडी को कैसे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इकट्ठे खा रहे हैं तो कोशिश करें आप इकट्ठे कंज्यूम ना करें, आप थोड़ा सा गैप रख लें। इससे ये होता है कि आपकी जो एब्जॉर्प्शन के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप सारे सप्लीमेंट एक साथ खा लें। उससे ये है कि आपकी एब्जॉर्प्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कुछ सप्लीमेंट्स की। ऑलराइट सर, काइंडली रिपीट करते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आपको मल्टीविटामिन की एग्जांपल ये है कि मल्टीविटामिन में बहुत सारे मल्टीविटामिन इन्वॉल्व होते हैं। आपने डिफरेंट पैक देखे होंगे सर, के अंदर बहुत सारे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर पहले टॉपिक कंप्लीट कर दें, फिर क्वेश्चन सेशन बाद में कर लीजिएगा सर, हम लिख रहे हैं। ओके 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 ओके, आई एम रियली सॉरी।
चले, आई गेस मुझे सेशन कंप्लीट करना चाहिए इसके बाद। आप इस तरह करें, आप जितने भी क्वेश्चंस हैं आप नोट कर लें, एट द एंड ऑफ द सेशन मैं सबके आंसर कर दूँ। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, नीड ऑफ सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट की जरूरत क्या है, इसकी हमें नीड क्या है क्लिनिकल सेटअप में या वैसे, क्योंकि एट द फर्स्ट डे ऑफ आवर डिग्री जब भी हम HND ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, इस तरह की जब डिग्री में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा एक ही स्लोगन होता है कि हमने जिस भी चीज को ट्रीट करना है या जिस भी चीज का ट्रीटमेंट करना है, क्योर करना है, खुराक से ही करना है। जो भी करना है खुराक से करना है, चाहे उसको कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे उसके जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, ठीक है, किसी भी किस्म की उसको बीमारी हो, हमने उसका इलाज गजा से करना है। ये एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का स्लोगन होता है, तब तक जब तक वो पास आउट होके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट ना कर दे। ठीक है, मेरा भी यही स्लोगन था जब मैं इस डिग्री में एनरोल हुआ कि जो भी करना है खुराक के साथ करना है, सप्लीमेंट्स के नजदीक नहीं जाना, ड्रग्स के नजदीक नहीं जाना। अब इनकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, बहुत सारे मल्टी फैक्टोरल्स रीजंस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे हमें सप्लीमेंट की तरफ जाना पड़ता है। नो डाउट फर्स्ट अप्रोच हमारी फूड ही होनी चाहिए, लेकिन क्या आपने सोचा कि हमें जो फूड मिलती है या जो हम परचेज करते हैं या हमारे गांव से आती है, क्या वो वाकई ऑर्गेनिक होती है, वाकई प्योर होती है वो? यही वजह है कि हमें सप्लीमेंट की तरफ जाना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि आप जो दूध पी रहे हैं, आप उससे जितना विटामिन डी और कैल्शियम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आपको उतना ही मिलता है? सर ऐसा नहीं होता। No, यस, sir. इसकी सिंपल सी रीजन है, दूध गांव से आता है, ग्वाला रास्ते में पानी डालता है थोड़ा सा, ठीक है, जब तक आपके घर तक पहुंचता है तब तक उससे कैन में बर्फ होती है, वो भी पानी ऐड हो जाता है। फिर जब तक आपके डोरस्टेप पे पहुंचती है तो आप देखते हैं कि आज दूध बहुत ज्यादा प्योर है, आप भी थोड़ा सा ऐड कर देती हैं। ठीक है, आप फिर उसको जब चाय बनाती हैं उसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड कर देती है। मतलब आपकी जब इनटेक से पहले पहले तक उसमें से सारे न्यूट्रिएंट जाया हो जाते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ये सर आवाज आ रही है। उसकी वजह ये है कि हमारी प्रैक्टिसेस, हमारी हैंडलिंग, हमारी हाइजेनिक कंडीशंस बहुत खराब है। ठीक है, उसकी ये वजह है कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है कि हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। ठीक है, हमारा आई गेस मैं एक साथ साथ कमेंट रीड कर सकता हूँ या पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि जो आंसर एट द स्पॉट दिए जाएंगे मेरा नहीं ख्याल को एंड ऑफ द सेशन दिए जाएंगे। सॉरी सर, बट ये तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक कह रही है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डू यू रियली थिंक कि आप कोई एक या आपको इजीली कोई ऑर्गेनिक चीज मिल जाएगी? अब आपको पता होगा कि मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए फार्मर्स बफलोस को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं। अब वो इंजेक्शन के जो साइड इफेक्ट हैं काऊ के मिल्क में आते हैं। ठीक है, अब जो मिल्क आता है हमारे घर तक, तो आपने कभी प्योर मिल्क पिया होगा, उससे लूज मोशन या डायरिया मोस्टली हो जाता है। कहने को तो बहुत प्योर, हमने वो चीज देखनी है जिसमें जो चीजें अवेलेबल हों और वो किस लेवल ऑफ प्योरिटी की चीजें हैं, उस हिसाब से हमने चीजों को रिकमेंड करना है। ठीक है, तो यही वजह है कि हमें सप्लीमेंट की जरूरत है। A healthful balanced diet supplies the body with sufficient nutrient to carry out routine tasks। वो कह रहे हैं कि एक सेहतमंद और मतवाजन ग़िज़ा आपकी बॉडी को sufficient amount of nutrient प्रोवाइड करती है, जो कि आपके डेली एक्टिविटीज और जो आपके डेली टास्क हैं उसको फुलफिल करने के लिए बहुत जरूरी है। Supplements such as vitamins, minerals, essential fatty acid, phytochemicals, and more enrich the body internal environment to fortify cellular production, repair and regeneration, and support the renewal process। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ सप्लीमेंटेशन आपकी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए लिमिटेड नहीं है, बल्कि आपके सेल्स प्रोडक्शन, आपका रीजनरेशन,
आपके जितनी भी इंटरनल इंजरीज हैं या इंटरनल मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, इन सारी चीजों के लिए विटामिन और मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। अगर आपको ये अपनी बैलेंस डाइट नहीं से नहीं मिल रहे तो आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। क्लियर? Mostly Asians are suffering from lack of nutrient because of our mindset. अब जो एशियंस हैं मोस्टली एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारी प्रायोरिटी हेल्थ नहीं है। हमारा एक स्लोगन है पंजाबी में कि जदों मरना है जेड़ी आनी है वो आनी। सॉरी टू से, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर की तरफ जा रहा हूँ। जब तक हमारी प्रायोरिटी हेल्थ नहीं होगी तब तक हम किसी भी चीज को डीपली स्टडी नहीं कर सकते और ना ही हम उसके लिए कंसर्न शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये होता है कि हमें सिर्फ 3 टाइम की रोटी मिल जाए, हम भूखे पेट ना सोएं, हम सिर्फ पेट भर के सुकून से सो जाएं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर डे। हमारा सबसे क्वालिटी वाला डे वो होता है कि जिस दिन हम पेट भर के खाना खा के सो जाएं, वो एक अच्छा दिन गुजर गया। ठीक है, यही वजह है कि हम जो एशियन पीपल हैं हमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। रोटी और चावल ये 2 चीजें हैं, इनसे बाहर हम जाते नहीं। हम चाहते हैं कि तीनों टाइम हमें रोटी चावल मिल जाए, हमारा दिन खत्म है, हमारा क्वालिटी वाला दिन गुजरा है। यही वजह है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स वेरिएशन ऑफ फूड की तरफ नहीं जाते और हमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है। और जब हमें ये सारी डेफिशिएंसीज होगी तो इन केसेस में हमें सप्लीमेंटेशन की बहुत जरूरत है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल नीड टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप दैट ओनली स्टेपल फूड इज एनफ टू फुलफिल एंड न्यूट्रिएंट नीडेड। ये बात मैंने ऊपर वाले पॉइंट में कवर कर दी है कि हम एशियन लोगों को लगता है कि रोटी चावल खाने से हम अपनी सारी न्यूट्रिएंट नीड पूरी कर सकते हैं। हम सिर्फ रोटी चावल से अपनी भूख फुलफिल कर सकते हैं या कुछ मैक्रोज मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अगर आप बात करें माइक्रो मॉलिक्यूल्स की या विटामिन्स की या मिनरल्स की, तो आपको इन स्टेपल फूड से बाहर आना पड़ेगा। विटामिन मिनरल्स किन चीजों में है? आपके फ्रूट्स में है, आपके ड्राई फ्रूट्स में है, आपकी वेजिटेबल्स में है, आपके डिफरेंट सीड्स के अंदर है। अब जिस बंदे की रूटीन है सिर्फ रोटी और चावल खाना, क्या आपको लगता है कि बंदे की जो एज है वो एवरेज एज से ज्यादा हो सकेगी? आई डोंट थिंक सो। उसको बहुत सारी मिनरल डेफिशिएंसीज होंगी और जब एक लॉन्ग टाइम के लिए मिनरल डेफिशिएंसी होती है तो उसे कोई ना कोई ऐसी बीमारी जन्म लेती है जो कि एक्यूट और फॉर अ लॉन्ग टाइम होती है। ठीक है, तो ये हमें एक स्टीरियोटाइप, ये माइंडसेट को तोड़ना है कि रोटी चावल के बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं, आप उन्हें भी कंज्यूम करें। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट, ऐसी डाइट जिसके अंदर आपके सारे फूड ग्रुप इन्वॉल्व हों, आपकी एज के हिसाब से आपकी सर्विंग्स आपके प्लान में हो, आपके सारे ग्रुप में से कोई ना कोई चीज आपके प्लान में हो, आपकी एज के हिसाब से सर्विंग के अकॉर्डिंग। दिस इज द बैलेंस डाइट। कितने लोग हैं आप में से जो माशाल्लाह आप सारे न्यूट्रिशन से लिंक्ड है? आप कितने लोग हैं जो अपना सारा दिन अपनी रिक्वायर्ड सर्विंग के अकॉर्डिंग गुजारते हैं? बाहर जाने की तो दूर की बात है, पहले हम आपस में डिस्कस कर लें या आपस में एवेल्यूएशन कर लें। कितने लोग हैं बताएं? 81 पार्टिसिपेंट है। हैंड रेज करें आप अपने ये जूम मीटिंग में, कितने लोग हैं जो सर्विंग के अकॉर्डिंग अपना डेली का दिन गुजारते हैं? कोई इक्का दुक्का होगा या जो जिम के साथ कंसर्न होगा या जिसको 1 2 3 4 माशाल्लाह 4 लोग हैं हमारे पास 81 लोगों में से। ये परसेंटेज और रेशियो आपके सामने है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे जाके गाइड करना है लोगों। ठीक है, वी आर द लीडर्स। और लीडर्स के ये हालात हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके जो अवाम है जिनको आपने गाइड करना है या जिनका हम रोना रोते हैं कि अवेयरनेस नहीं है, स्कोप नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आई गेस हमें ये चीजें हमारे लिए काफी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई डू प्रैक्टिस ऑन माई सेल्फ। वेरी गुड।
करनी भी चाहिए। सप्लीमेंट विद डाइट प्लान। अब सप्लीमेंट्स का डाइट प्लान के साथ क्या रोल है? सप्लीमेंट्स आर mostly important to take during your weight loss journey, because when we start to lose weight, we don't take enough nutrient and then we slowly become weak. अच्छा, वेट सप्लीमेंटेशन वेट गेन सॉरी वेट लॉस जर्नी के साथ तो कंपल्सरी है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो डाइट फोकस होता है, हमारा फोकस होता है फैट लॉस के ऊपर इंस्टेड ऑफ मसल लॉस। जो हमारी पूरी बॉडी का वेट है दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक मसल वेट के ऊपर और एक फैट वेट के ऊपर, ठीक है, जिसे हम विजुअल फैट कहते हैं या इंटरनल फैट कहते हैं। उसके हमारे अंदर चर्बी कितनी है उसका वेट और हमारा मसल कितना है उसका वेट, ये वो दो चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी का वेट डिपेंड करता है। और एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन की अप्रोच ये होनी चाहिए कि वो हमेशा फैट पे फोकस करे, फैट लॉस की तरफ इंस्टेड ऑफ मसल वेट। उसकी रीजन क्या है? आप देखते हैं एग डाइट, वाटरमेलन डाइट बाय निदा यासिर और क्रैश डाइट बहुत सारी हैं अब आ गई हैं। उसमें ये होता है कि हमारा जो मसल वेट है वो लॉस होता है, और यही वजह है कि कुछ देर के बाद हमारा वेट फिर से रीगेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मसल ने तो बिल्डअप होना ही होना है, उसने तो रीजनरेशन करनी ही करनी है, रीगेन होना ही होना है। यस प्लीज। सर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो फैटी होते हैं, लेकिन यस उनका जो सर उनकी उनकी न्यूट्रिशन हेल्थ ऐसी होती है कि वो बहुत ही कमजोर होते हैं, अंदर से वीक होते हैं लाइक। तो सर क्या हम उनको फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं? तो उससे उनका वेट गेन होगा या फिर उतना ही रहेगा जितना है, मतलब कोई असर नहीं होगा पेट पे? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जी सर। आप अंदर की वीकनेस को कैसे एवेलुएट करती हैं? सर एक्चुअली अगर वो पेशेंट आपको ये कहे कि आई एम फीलिंग लाइक डेजीनेस, मुझे चक्कर आते हैं, ओके मैं अपनी ओके जो है जी अब दिमाग से कमजोर हूँ, लाइक ओके दैट्स टाइप ऑफ सिम्टम्स। तो आपको पता होना चाहिए ये सिम्टम्स कब आएंगे, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से ये सिम्टम्स आते हैं। काम करते हुए चक्कर आना, हाथ पांव का बैठे बैठे सो जाना, ठीक है, एग्जैक्टली आप बैठते हैं उठते हैं आंखों का अंधेरा आता है, ठीक है, आप एग्जैक्टली। थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आपको चक्कर आते हैं, ये आयरन डेफिशिएंसी की मतलब आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये ओके। आपको पता होना चाहिए कि ये सिम्टम किस चीज के हैं, आप उसको वो वाला सप्लीमेंट दे दें। लेकिन या सर वो अगर डरते आप इस बात से कि हम लेंगे तो हम और ज्यादा मोटे हो जाएंगे, दैट्स अ तो प्रॉब्लम। आपकी अब देखें ना, जो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट है, मैं इनको कहता हूँ कि अगर इनके पास काउंसलिंग ना हो तो आपकी डिग्री जी का कोई फायदा नहीं। तो आपके पास एक राइट। स्ट्रॉन्ग वेपन काउंसलिंग का मौजूद है, उसको बताएं कि ये वो चीजें हैं जो आपके वेट पे डिपेंड नहीं करती हैं, आपके वेट को इफेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि ये आपके वेट रिडक्शन में बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। अगर आप एक्टिव होंगे, अगर आप अच्छे हेल्दी में वेट लॉस करेंगे, तो ये चीजें आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, आप वीकनेस फील ना करते हुए वेट लॉस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना काउंसलिंग वाला वेपन यूज करना है, जी सर श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक सो मच। है। सर एक सो क्वेश्चन है। सप्लीमेंट, यस प्लीज। सर अगर मतलब पेशेंट अफोर्ड ही ना कर सकता हो और साथ उसका डाइट प्लान मतलब वो मैक्सिमम 2 या 3 टाइम बस रोटी खा सकता हो, तो मतलब इतने अफोर्डेबिलिटी ना हो, तो उसको किस तरीके से बैलेंस डाइट पे मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे मेरा एक एग्जांपल दूंगा, आपने ही मुझे उसका आंसर देना है, जब आप आंसर देंगी उसमें आपको अपना जवाब मिल जाएगा। अब एक पेशेंट आया है मेरे पास, वो कह रहा है कि मैं कैल्शियम डेफिशिएंट हूँ और विटामिन डी डेफिशिएंट हूँ। मैं उसे कह रहा हूँ कि आप डेली 1 गिलास दूध कंज्यूम कर लिया करें, ठीक है। अब 1 गिलास दूध वो 30 दिन पीती है तो उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 500 to 600 आती, ठीक है। अब वो मुझे कह रही है कि मैं दूध नहीं पी सकती डेली बेसिस पे, मेरे घर वाले या मेरे बच्चे मुझे क्या कहेंगे कि हमारी अम्मी रोज एक दूध का गिलास पीती, मतलब ये आपके इंटरनल मैटर्स हैं। इन सिंपल के वो कह रही है कि मैं रोज का 1 गिलास दूध अफोर्ड नहीं कर सकती,
एक गिलास दूध 30 दिन की कॉस्ट 500 से 600 रुपए आती है, और वो कह रही है कि मुझे आप सप्लीमेंट रिकमेंड कर दें अच्छा सा। अच्छे से मुराद महंगा, ठीक है, कॉस्टली। अब मैं उसको वहां पे 1200 रुपए का सप्लीमेंट रिकमेंड कर दूं, तो क्यों ना 1200 को रिकमेंड करने की बजाय 5 मिनट काउंसलिंग पे लगा दूं कि माँ जी, आंटी जी, आपने अगर 30 दिन दूध पिएंगी उसकी कीमत आपको आएगी 600 रुपया, बजाय इसके कि मैं आपको सप्लीमेंट दूं जिसकी कीमत है 1200 रुपया। ठीक है, कुछ आपको अपना जवाब मिला इस मेरे जवाब में से? जी सर, ठीक हो गया। ठीक है, जहाँ पे आप 3 रोटियां खा रहे हैं वहां पे वीट की तो भी कंजप्शन हो रही है, या आपको गंदम फ्री आ रही है, गंदम के पैसे लग रहे हैं। आप उसमें थोड़े से जितने आप एक्सक्लूड करेंगे उतना बजट आप अपने सप्लीमेंटेशन में लगा सकते हैं। ये सारी चीजें काउंसलिंग की हैं। ये आप जब क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे, आप डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स डील करेंगे, आपको ये चीजें पता चलेंगी। सर कुछ लोग ठीक कहते है, हैं कि हम लोगों का मिल्क लेने से रेशा ज्यादा हो जाता है, तो फिर उस उनको क्या ओके, रेकमेंड करें? वो उनको कहते हैं आप फिर ये, हमारे लिए यही डब्बे वाला दूध ही अच्छा है, हम लोगों को यही दे दिया करें। हाँ, उसमें ये होता है कि आप उनको कहा करेंगे आप जब भी दूध बॉईल किया करें उसे 2 से 3 दफा बॉईल किया करें। ठीक है, उसके बाद आप उसका टेम्परेचर उसको फ्रिज में रखें ताकि जो उसके ऊपर भलाई है वो आए, फिर उसे आप बॉईल करें। उससे ये है कि आपका जो फैट की एक्सट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाती है। सर वो लोग मलाई भी हटाकर फिर यूज करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ पेशेंट्स का ऐसे होता है कि कहते हैं हम लोग नहीं यूज कर सकते। फिर उसमें ये है कि आप किसी और चीज का चॉइस कर लें। अब डेयरी प्रोडक्ट में हमारे पास योगर्ट भी है, हमारे पास दही भी है, दूध भी है, बटर मिल्क भी है। ये आपके ऊपर है कि आप उनकी रूटीन या उनकी फूड चॉइसेस के अकॉर्डिंग कौन सा उस ग्रुप में से चीज सेलेक्ट करती हैं। ठीक है, सर तो मैं तो मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स को देखती हूँ, तो फिर उनके लिए ग्लूसर्ना या रिसोर्स डायबिटीज ठीक है? आप क्या सजेस्ट करते हैं बेस्ट उनके लिए? बेस्ट रिसोर्स डायबिटीज इज बेस्ट, क्योंकि आप अगर दूसरा मिल्क चूज करते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितना मर्जी बॉईल कर लें, जितना मर्जी उसको प्योरीफाई कर लें, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आएगा मिल्क, तो उसके लिए रिसोर्स डायबिटिक बेस्ट है। एक्सक्यूज मी जी सर, सर, ठीक है, थैंक यू। यस, अगर हमें स्किम्ड मिल्क मतलब कंज्यूम करना चाहिए या होल मिल्क? अच्छा, ये इट्स डिपेंड अपॉन कंडीशन। ठीक है, अगर बच्चा है, टीनेजर है, टॉडलर है, तो आई एम उसे होल टॉकिंग मिल्क अबाउट चाहिए। नॉर्मल पर्सन नॉर्मल के लिए। पर्सन, अगर नॉर्मल पर्सन की जो आप देखिए उसकी कंडीशन क्या है, उसकी बी उसको ज्यादा फैट चाहिए या उसे कम फैट चाहिए, या वो अंडरवेट है तो उसे होल मिल्क, अगर वो ओवरवेट है तो स्किम मिल्क। ठीक है, ये आपने कंडीशन देखनी है कि किस कंडीशन में कौन सा देना है। अगर तो आप वेट लॉस करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप स्किम मिल्क की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसमें फैट कंटेंट कम होता है। अगर आप होल मिल्क की तरफ जाएंगे उसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है। अगर वेट गेन करवा रहे हैं तो आप होल मिल्क देंगे। सॉरी फॉर ठीक है, इंटरप्शन अगर, सर, यस काइंडली यस आप प्लीज, लेक्चर कंटिन्यू रखें, क्वेश्चन आंसर का सेशन ओके लास्ट में कर लेंगे, 9 ओके o'clock ओके होने वाले ओके हैं। थैंक यू सर। ओके 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 ओके। Supplements are important for those patients who are doing diet but have some type of deficiencies. For example, every second woman in Pakistan suffering from calcium deficiency. अब यहाँ पे ये बताया गया कि डिफरेंट जितने भी लोग हैं, कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड पाई जाती हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये वो चीजें हैं जो हम डाइट में बहुत कम कंज्यूम करते हैं। जैसे गर्ल्स जो फीमेल्स हैं वो मीट इनटेक कम करती हैं, ठीक है, दूध का इनटेक कम होता है। यही वजह है कि ओवरऑल ग्लोबली देखा जाता है तो इन चीजों की डेफिशिएंसी फीमेल में ज्यादा होती हैं। तो आप डाइट प्लान के साथ उनको असेंशियल बैकअप पे ये चीजें दे सकती हैं कि अगर आपका ये चीजें डाइट से पूरी नहीं हो रही तो आप सप्लीमेंट से पूरी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन ऑलवेज नीड टू सप्लीमेंट टू मीट द डेली न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। इसमें यह है कि जब भी कोई प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमन होती है तो उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाती है। जहाँ पे उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वहाँ पे साइड बाय उसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाती है। तो उनकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा करने के लिए हम उसकी डाइट भी ज्यादा करते हैं, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, डाइट ज्यादा करने का हमें उतना फायदा नहीं होता जितना हमें साथ सप्लीमेंट ऐड करने का फायदा होता है। ठीक है, यही वजह है कि हमें साथ लैक्टेटिंग वुमन को और प्रेग्नेंट वुमन को साथ सप्लीमेंट रिकमेंड करने पड़ते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एफिकेसी एवेल्यूएशन रिजल्ट। अच्छा, ऐसे होता है कि अगर हमारे सर दर्द की कोई दवाई हम खाएं
तो हम उस चीज की एवेल्युएशन हम इस चीज पे उस चीज को एवेल्युएट करेंगे। अगर हमारे सर की दर्द ठीक होगी, इट्स मीन ये दवाई ठीक है। अगर 5 मिनट के अंदर मेरा सर ठीक हो जाता है सर की दर्द, तो ये दवाई की एफिशिएंसी या एफिकेसी बहुत अच्छी है। तो हम सप्लीमेंट्स की एफिकेंसी को कैसे कर सकते हैं? या अगर आप यहाँ पे बात करें कि हम मतलब RFTs है, हमें कोई किडनीज का प्रॉब्लम है, हम और कोई मेडिसिन खाते हैं किडनीज की, तो किडनीज के इश्यू के लिए तो हम दोबारा RFT कराते हैं। हमें पता चल जाता है कि क्या वाकई मेरे मेडिसिन खाने से मुझे फायदा हुआ है। तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं या ऐसे कौन से एवेल्युएशन क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस के ऊपर हम सप्लीमेंट्स की एफिशिएंसी को एवेल्युएट करेंगे, क्या वाकई मुझे खाने से इसका फायदा हुआ है या नहीं हुआ? कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं या कुछ विटामिन मिनरल्स ऐसे हैं जिनके बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, जैसे विटामिन डी का टेस्ट होता है या CBC में पता चल जाता है कि आप आयरन डेफिशिएंट है या नहीं है। लेकिन कुछ जो सप्लीमेंट्स है उनकी एफिशिएंसी को एवेल्युएट करने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज को एवेल्युएट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपके हाथ पांव होते हैं, आप सप्लीमेंट यूज करते हैं, तो आप देखते फील करते हैं कि यार पहले दिन में मेरा मतलब 10-10 15-15 मिनट हाथ होते थे, अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। ये भी एक एवेल्युएशन क्राइटेरिया है। अगर स्पोर्ट्समैन के लिए बात करें, वो कैल्शियम और विटामिन सप्लीमेंट यूज कर रहा है, तो वो अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से एवेल्युएट करेगा कि पहले मैं 10 मिनट रनिंग करता था तो मैं थक जाता था, अब मैं 12 किलोमीटर करता हूँ तो मैं नहीं थकता। इट्स मीन मुझे सप्लीमेंट का फायदा हो रहा है। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं एवेल्युएशन की इन सप्लीमेंट्स के लिए, उनके लिए जिनके बायोकेमिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है। होप सो यू गॉट इट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, RDI किसे कहते हैं? RDI स्टैंड फॉर प्लीज, कोई बता सकता है? Reference daily intake. ओके, recommended Recommended allowance, dietary allowance. हाँ ये 2-3 इनके एब्रिविएशन है, लेकिन सप्लीमेंट्स के लिए recommended कोशिश daily करते हैं कि allowance, आप रेफरेंस यूज करते हैं, क्योंकि ये सारे WHO और FDA से हम रेफरेंस लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम रेफरेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, FDA स्टैंड फॉर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। रेफरेंस डेली इनटेक ऑफ सप्लीमेंट्स वैल्यूज आर सेट बाय हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमें कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करनी चाहिए, ये सारी चीजें कौन हमें बताता है या कौन एवेल्युएट करता है? डिफरेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे FDA है, ठीक है, time या with और last दूसरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिसर्च करती हैं कि इस रेट के बंदे के लिए कितने न्यूट्रिएंट चाहिए, इस कंडीशन के बंदे के लिए कितनी मिकदार में न्यूट्रिएंट चाहिए। ये सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें RDI देती हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि 19 से 50 साल के बंदे के लिए अगर हम कैल्शियम की बात करें तो 1000 mg पर डे, वुमन की बात करें तो 1200। मतलब RDI पर्सन टू पर्सन, एज टू एज, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करते हैं। ठीक है, बताने का मकसद ये था। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है आयरन की, देख सकते हैं। मेंस के लिए 8 mg पर डे, वुमेन्स के लिए 19 टू 50 एज की वुमेन्स के लिए 18 ग्राम, वुमेन्स के लिए अप टू 58 ग्राम पर डे। विटामिन डी द रिकमेंडेड के लिए यहाँ लिखा हुआ है, सारी एग्जांपल दी गई है कि जो RD है ये डिफरेंट एज ग्रुप से और कंडीशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये बात जो हमने पीछे डिस्कस की थी कैल्शियम सॉरी आयरन और विटामिन C की, सेम यही बात यहाँ पे मेंशन की है कि जो भी सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं कोशिश किया करें आप वो कंज्यूम किया करें। ठीक है, उनकी एब्जॉर्प्शन और उनकी एफिशिएंसी बाकी सप्लीमेंट की निस्बत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम और विटामिन डी, आयरन के साथ बाइग्लिसनेट प्लस विटामिन C। अब क्रैनबेरी के साथ विटामिन C, क्रैनबेरी बेसिकली यूज होता है कि आपके किडनी स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, साथ विटामिन C इसलिए यूज किया गया है ताकि यही आपके जो इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक उसको एसिडिक करे। ठीक है, तो आपने जब भी कोई भी लेना है सप्लीमेंट, तो आपने उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं, क्या ये कॉम्बिनेशन के अंदर है या ये सिर्फ इसमें एक इंग्रेडिएंट है। ठीक है, अब तो खैर मार्केट में कोई ऐसा सप्लीमेंट अवेलेबल नहीं है जो एक इंग्रेडिएंट वाला हो, अब सारे कॉम्बिनेशन में ही आते हैं। ठीक है, ये मैं आगे आके जाकर बताऊंगा ये क्यों कॉम्बिनेशन में आते हैं, क्यों सिंगल इंग्रेडिएंट में नहीं आते। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, प्राइस अवार्ड, यहाँ पे पीछे क्वेश्चन था बच्ची का कि सर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्डेबिलिटी पे बात आती है, तो कहते हैं डाइटिशियन मस्ट नो दैट ही शी शुड ऑलवेज रिकमेंड दो सप्लीमेंट विच आर इकोनॉमिकल
and of best efficacy and easily affordable for their client. अच्छा, तो इसमें यह है कि आपको डिफरेंट सप्लीमेंट का पता होना चाहिए। आपका अगर इत्तेफाक हुआ हो किसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पर जाने का, तो वहां पे जब आप एक मेडिसिन की डिमांड करते हैं तो आपको सेल्समैन ये कहते हैं कि मैडम या सर ये वाली दवाई अवेलेबल नहीं है, आप इसका मुतबादल ले जाएं। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है आपके साथ? यस सर। यस सर। यस, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट कंपनीज एक ही न्यूट्रिएंट के बहुत सारे सप्लीमेंट बनाती है, ठीक है। सामी के बहुत सारे सप्लीमेंट हो गए, एबर्ट के बहुत सारे सप्लीमेंट हो गए आयरन में, मतलब डिफरेंट कंपनी आयरन के सप्लीमेंट बनाती है। तो आपको पता होना चाहिए डाइटिशियन को कि किस ब्रांड के सप्लीमेंट की क्या प्राइस है और किसके क्या रिजल्ट्स हैं। आप रिजल्ट्स क्लिनिकल ट्रायल्स आप इसलिए लेंगे, आपने देखा होगा सैंपल्स आते होते हैं अक्सर मेडिसिन के, सैंपल्स बेसिकली आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, क्या वाकई इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है या नहीं है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास बहुत सारे सैंपल्स आते हैं कंपनी वाले लेके, उसकी वजह ये होती है वो पहले डॉक्टर्स को कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये आप क्लिनिकल ट्रायल्स लें, ठीक है, अपने पेशेंट्स को आप सैंपल दें, फिर आप एफिकेसी को एवेल्युएट करें कि आपका पेशेंट वाकई ठीक होता है या नहीं ठीक होता, उसके बाद आप रेगुलर हमारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए एक डाइटिशियन को कि कौन से ब्रांड का सप्लीमेंट की प्राइस कितनी है, उसकी एफिकेसी कितनी है, इसकी एफिकेसी कितनी है। मैंने अगर अपना प्लान अच्छा बनाया है तो मैंने सप्लीमेंट रिकमेंड करना है या नहीं करना। अगर मैंने अपना प्लान गले से उतारा या कम टाइम में बनाया है, ये ना देखते हुए कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं पूरी हो रही, तो फिर आप सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब इन सिंपल आप एक डाइटिशियन को मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। बच्चे थैंक्स करना शुरू हो गए, आई गेस टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओरिजिनलिटी, यहाँ पीछे हमने बात की थी कि सिंगल इंग्रेडिएंट्स के मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्यों मौजूद है। ड्रैप एक अदारा है, DRAP, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि आपकी ड्रग्स, आपके फूड सप्लीमेंट, आपकी जितनी भी ड्रग्स रिलेटेड चीजें हैं उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी असेसमेंट, एवेलुएशन, टेस्टिंग, सारी चीजों को हैंडल करता है, ठीक है। ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। अब उन्होंने ये चीज इंश्योर की थी कि उन्होंने अपना एक एवेल्यूशन फॉर्म निकाला था, फॉर्म 7 और फॉर्म 6, ठीक है। फॉर्म 7 उन्होंने ये फॉर्म निकाला था कि ये फॉर्म ये इंश्योर करेगा कि जो सप्लीमेंट फॉर्म 7 के फॉर्म के थ्रू रजिस्टर्ड होगा उसके अंदर जो जो चीज होगी बाहर लिखी होगी वो उसके अंदर भी होगी, उसके साथ साथ वो सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन के अंदर होगा। इसको मैं रिपीट करता हूँ, ड्रैप ने 2 फॉर्म निकाले थे, फॉर्म 6 और फॉर्म 7। फॉर्म 7 का मतलब है कि जो सप्लीमेंट फॉर्म 7 रजिस्टर्ड होगा वो सप्लीमेंट ये इंश्योर करेगा कि इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो इसके पैक के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, और ये सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन के अंदर अच्छी एफिकेसी के साथ है। ये होंगे फॉर्म 7। और जो फॉर्म 6 थे वो ये इंश्योर करता था कि ये सिंगल इंग्रेडिएंट सप्लीमेंट है, इसके अंदर ये इंश्योर नहीं है कि इसके ऊपर जो लिखा है वो इसके अंदर है या नहीं है, ठीक हो गया। जब फॉर्म 7 आया ड्रैप की तरफ से तो ड्रैप ने फॉर्म 6 वाली मेडिसिन को बैन कर दिया कि फॉर्म 6 वाली मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि जब वो चीज उसके अंदर है ही नहीं है जो उसके ऊपर लिखी है तो सप्लीमेंट का क्या फायदा, ठीक है। तो यही वजह है कि हमारे मार्केट में जब भी आपने सप्लीमेंट लेना है तो आप सेल्समैन से पूछें या फार्मेसी वाले से पूछें कि इट इज फॉर्म 7 रजिस्टर्ड और नॉट, ठीक है। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में आपको फर्क समझ आई? जी सर। यस सर। यस, फॉर्म 7 वाला सप्लीमेंट आपने जब भी यूज करना है फॉर्म 7 वाला यूज करना है और रिकमेंड करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ब्रांड ट्रेड नेम, ये आपको पीछे मैं बता चुका हूँ कि सर इसका मुतबादल है ये नहीं है। तो जो ऊपर वाला नेम हमेशा होता है मेडिसिन का नाम, वो हमेशा होता है ट्रेड नेम, ठीक है, या ट्रेड नेम कह लें या ब्रांड। जो नीचे वाला होता है साल्ट, जैसे आपको देखा होगा ओमेप्राजोल एक स्टमक का एंटासिड कैप्सूल है, अब किस बहुत सारे नामों से मार्केट में आता है,
ठीक है। राइजिक, नेक्सिम, डेक्सीवा, ओमेगा, ये सारे हैं ट्रेड नेम, इनकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, मतलब डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट नेम होता है, लेकिन उसके अंदर पाई जाने वाली चीजें, अब ये जो मैंने नाम ली हैं, डेक्सीवा, ओमेगा, राइजिक, नेक्सिम, इसके अंदर एक ही चीज है, ओमेप्राजोल। ठीक है, उसके अंदर, इन चारों के अंदर ओमेप्राजोल ही है। अब इनकी सेपरेशन कैसे होती है, नेम के ऊपर और प्राइस के ऊपर। ठीक हो गया। जो जो ब्रांड नेम है कंपनी का नाम होगा, ट्रेड नेम जो उसके अंदर मौजूद होगा वो होगा। समझ आई बात की? जिसे आप कहते हैं कि इसका साल्ट क्या है, जो साल्ट है वो बेसिकली ट्रेड नेम है। ठीक है, और जो ब्रांड नेम है वो कुछ भी हो सकता है। अब एक सिरप मार्केट में मैं देख रहा था उस दिन, उसका नाम था डॉक्टर आतिफ कफ सिरप। मतलब एक डॉक्टर ने अपना सिरप बनाया अपने नाम के ऊपर ही। अब डॉक्टर आतिफ उसका ब्रांड नेम हो गया, अब ट्रेड नेम उसके अंदर कफ सिरप था, आईवी लीफ था। अब जो आईवी लीफ था वो ट्रेड नेम था। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर, प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। यस 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 यस। सर, ये जो इंजेक्टेबल सप्लीमेंट्स होते हैं, लाइक जैसे कुछ विटामिन डी के इंजेक्शंस होते हैं या विनोफर है आयरन वगैरह के लिए, और भी होते हैं, तो ये कब रिकमेंड करने यस, चाहिए? अच्छा, ये वो चीजें हैं जो आपको एक्सट्रीम सीवियर केसेस हो ना तब रिकमेंड करनी चाहिए। जैसे आपका पेशेंट है, उसकी HB 4 पे चले गई है या 5 पे चले गई है, ठीक है, आप उसे विनोफर इंजेक्शन साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाएंगे। ठीक है, अगर आपका पेशेंट है, उसकी डिलीवरी है या उसका ऑपरेट 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, उसकी HB बहुत कम है, आप उसे विनोफर के इंजेक्शन, उसकी डाइट अच्छी करेंगे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिलीवरी से पहले करवाएंगे। ठीक है, ये सीवियर केसेस में करवाने हैं आप। तो सबसे पहली अप्रोच है डाइट। डाइट से मैनेजमेंट नहीं होता, डाइट वाली मैंने आपको बता दी है कि डाइट से क्यों हैंडल नहीं होता। फिर सप्लीमेंट में आते हैं आपके पास टेबलेट और पिल्स, टेबलेट, पिल्स और कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद स्टेप आता है पाउडर, पाउडर या साशे। ठीक है, उसके बाद फॉर्म होती है लिक्विड। ठीक है, ये कैसे कैसे चीजें हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाती है। इंजेक्शन की सबसे जल्दी एब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में जा रहा होता है। ठीक है, जो पिल्स है, पिल्स ने पूरी अपना जो सर्किट है फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स के थ्रू जाना है, लिबरेशन होनी है, एक्टिव जो उसके अंदर ड्रग में एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसने एक्टिव होना है, उसने जाके एब्जॉर्ब होना है, उसने मेटाबोलाइज होना है, उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है, उसने एक्सक्रीट होना है। ठीक है, जो इंजेक्शन है ये डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं और हमें डायरेक्ट तब करना है जब सिवियरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी। Thank you so much, sir, for your precious time and teach us this important topic in an informative way. Thank you so much, all participants who join us. We will look forward for further sessions with you. Thank you, sir. Jazakallah. किसी का कोई टॉपिक है तो वो इनबॉक्स कर देना। सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। Yes, please, I'm here. अगर आपकी मीटिंग बंद नहीं होती। जैसे मल्टीविटामिन हम कंज्यूम करते हैं, लाइक उसमें से एक या दो ही इंग्रेडिएंट जो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो ही एब्जॉर्ब होते हैं, तो सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम सब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें? बेटा, मैंने आपको यही तो बताया है कि आप अलग अलग सप्लीमेंट यूज कर लें। कैल्शियम का, कैल्शियम विटामिन डी का अलग, आयरन का सप्लीमेंट अलग, ओमेगा 3 6 का अलग, ठीक है, मैग्नीशियम का अलग, लेकिन गैप के साथ। ठीक है, अगर आप ज्यादा ही कॉन्शियस हैं या आपको ज्यादा ही डेफिशिएंसीज हैं, क्वेश्चन है तो अपने ग्रुप एडमिन को सेंड कर दें, सर विल आंसर लेटर। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस बोर्ड। सी यू सून इंशाल्लाह।